गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। थोड़ी से जो कॉन्सेप्ट आपको नए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप इसका अच्छे से नोट्स बना लो और इसे कई बार आप पढ़ोगे, तब जाके इसके डाउट्स क्लियर होंगे। और मैं आप सभी प्यारे बच्चों को जो इस बार वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो आपको मिलते रहें। जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो रहे हैं वो आपके कह सकते हो प्रिपरेशंस को बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे अपडेटेड वीडियो आपको ऑलवेज मिलते रहें। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और अभी क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी जेई के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, जो 2024 की वैकेंसी है। और इसमें हम लोग जो नए चैप्टर हमारे जुड़े हुए हैं, जो आप के लिए नए हैं, और हम यूँ कह सकते हैं कि सिलेबस में कहीं जल्दी मिल नहीं रहे, और मिल भी रहे हैं तो बहुत वाइड, बहुत बड़े पैमाने पे मिल रहे हैं। तो इनको खास करके पढ़ने में बहुत डाउट्स हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पर मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है एग्जाम ओरिएंटेड के पैटर्न पर, और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस सेशन को आप पूरा जरूर देखें, नोट्स बना लें और कंटिन्यू आप क्लास जरूर करें। और अगर इस क्लास में कहीं कंटिन्यूअस आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारे एप्लीकेशंस को ज्वाइन कर लें प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में जाके बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऐप इंस्टॉल करें, साइन अप करें और इस बैच को वहां से बाय नाउ करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो एक नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो या हमसे बात कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आज हम लोग फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, अगर मैं बात करूं फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी चैप्टर की, तो इसमें आज लेक्चर हम लोग 6 पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि पीछे के बाकी लेक्चर आप जरूर पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप उसको एक बार जरूर जाके पीछे देख लो, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में आपको दिखा दूं। मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा भी दिया हूँ, और टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। जो मैं यहाँ लिखता हूँ ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के नाम से ही अवेलेबल है। आइए मैं देखता हूँ, आपको यहाँ बताता हूँ कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे बिग डाटा एनालिटिक्स। फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, उसका एक टॉपिक है बिग डाटा एनालिसिस। देखो लिखा गया ना, इस चैप्टर का एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बिग डाटा एनालिटिक्स। तो इसमें थोड़ी सी चीजें मैं आपको डिस्कस करा दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्या चीजें हैं, ध्यान देना। आपने कहा सर बिग डाटा एनालिटिक्स होता क्या है, तो बिग डाटा में दो चीजें हैं, एक बिग डाटा है और एक बिग डाटा एनालिटिक्स है। तो पहले बिग डाटा को समझाया गया था। बिग डाटा का मतलब होता है कि बहुत बड़े मात्रा में डाटा का, है ना, आप को दिया जाए या डाटा हमें मिलता रहे, कुछ डाटा को बिग डाटा कहते हैं। तो अभी इसके बाद हमने कहा था बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, तो बिग डाटा एनालिटिक्स कुछ और नहीं, एक प्रक्रिया होती है। देखो यहाँ लिखा गया ना, एक प्रक्रिया है जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, डाटा के बहुत बड़े सेट को हम कलेक्ट करते हैं, मतलब डाटा का कलेक्शन करते हैं, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर डाटा पर एनालाइज किया जाता है। दैट्स मीन वो डाटा को हम बदलते हैं एक उपयोगी इंफॉर्मेशन में, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी डिस्कवर हो सके, इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाया हूँ। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, फिर डाटा एनालिटिक्स में कितने प्रकार होते हैं, 5V कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, फिर बिग डाटा कितने प्रकार का होता है, तो बिग डाटा 3 प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। इसको भी मैंने आपको बताया है। फिर हमने यहाँ पे आपको बताया था बिग डाटा प्रोसेसिंग में स्टेजेस क्या होते हैं, चरण क्या होते हैं, कैसे हम डाटा प्रोसेस करते हैं। तो इसमें 5 चरण होते हैं, पांचों आपको मैं बताया हूँ। फिर बिग डाटा में टूल्स क्या होते हैं, और टूल्स 6 होते हैं, 6 में 2 इंपॉर्टेंट है, हडूप और अपाचे स्पार्क, ये मैंने लिखवा भी दिया था। फिर हमने यहाँ कुछ नोट्स मेंशन किए थे, और बेनिफिट्स ऑफ बिग डाटा हमने बताया था। बेनिफिट्स में हमने देखो, ये पहला बेनिफिट क्या बताया था, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसी के आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके द्वारा कंपनी होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, और डिसीजन बेहतर ढंग से ले पाएगा। देखो डिसीजन हम तब ले पाएंगे जब हमको डाटा के बारे में जानकारी हो, या डाटा हमें पता हो, जैसे हम किस पर बात कर रहे हैं वो डाटा हमारे पास होगा, तभी तो हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो इसमें सर्च इंजन हो गया, सोशल साइट्स हो गए, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, ये सब है ना, क्या होते हैं, डाटा को एक्सेस करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। किसके थ्रू, बिग डाटा एनालिटिक्स के थ्रू। इसमें कंपनी में एरर का पता बहुत जल्दी चल जाता है, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही, एरर आ रहा है, तो जल्दी पता चल जाएगा। किससे, बिग डाटा एनालिटिक्स से। बिग डाटा एनालिटिक्स से क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि रियल टाइम होता है, और रियल टाइम इनसाइट की हेल्प से इसमें हम देख लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, और उसे जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे।
फिर तीसरा पॉइंट हमने लिखा था कि कस्टमर सर्विस बेहतर होती है। क्यों सर्विस बेहतर होगी? जब कोई कंपनी कस्टमर के द्वारा यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट को मॉनिटर करेगा। भाई जब हम देखेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, हम उसको बार बार देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर दिक्कत हो रही है, और आने वाला जो फेल्योर होगा, कोई भी गलती अगर हमें पता आप कर रहे हो, तो उसका सोल्यूशन हम पहले से लेके बैठे रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाती है। फिर देखो कॉस्ट सेविंग है, तो आज का जो चौथा पॉइंट है जिसमें हम लिखने जा रहे हैं कॉस्ट सेविंग, कैसे कॉस्ट सेविंग हम कर पाते हैं इस पॉइंट में। तो आइए कॉस्ट सेविंग के बारे में हम बात करें। बिग डाटा के टूल्स को इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे भी आपने कहा सर यहाँ पे कुछ हमारे टूल्स होते हैं, जैसे हडूप है, देखिए लिखे ना, 6 टूप है, हडूप हो गया, या आपने कहा अपाचे स्पार्क हो गया। तो जब हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे, हम इनको अपने साथ लाएंगे, तो जरूर पैसा ज्यादा लगेगा। तो वो चीज मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। देखो मैं लिख दे रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। बिग डाटा के टूल्स को टूल्स को इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स करने की कॉस्ट इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। बहुत ज्यादा हो सकता है। बहुत ज्यादा हो सकता है। परंतु या लेकिन ये टूल बहुत सारा पैसा बचाते हैं। ये टूल्स ये टूल्स बहुत सारा बहुत सारा पैसा बचाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक बार हम परचेज करेंगे तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा, पर इनके आ जाने से हमारा बहुत सारा पैसा बचता है। क्योंकि कैसे बचता, मैं लिखवा दे रहा हूं। इसमें बड़े अमाउंट के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टूल होता है, इसमें बड़े अमाउंट के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कर सकते हैं। ये टूल बिजनेस करने के लिए प्रभावी तरीके भी आइडेंटिफाई करते हैं। ये टूल्स बिजनेस करने के लिए बिजनेस करने के लिए प्रभावी तरीके भी आइडेंटिफाई करते हैं। प्रभावी तरीके भी आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं। तो कॉस्ट सेविंग समझ में आ गया कैसे होता है भाई? कॉस्ट सेविंग इसलिए होगा क्योंकि हमारा, आपने सुना कि इसमें जो है हमारे बहुत बड़े अमाउंट में डाटा स्टोर होगा। तो जब डाटा बहुत बड़े अमाउंट में स्टोर होगा, तो जाहिर सी बात है हम आगे फर्दर इसमें कॉस्ट बचा लेंगे, है ना? ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर करेंगे तो हमें और ज्यादा टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो हमारा कॉस्ट तो बचेगा ही। अच्छा, इसके बाद ये बिजनेस करने के प्रभावी तरीके। भाई बिजनेस कर रहे हैं तो एक आपका माइंड जो होगा, वो कहीं ना कहीं इनोवेटिव माइंड होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको बार बार मिलना चाहिए, या आना चाहिए, या सोचना होगा। तो वो बेटर है ना, प्रभावी तरीके हमको बताते रहते हैं, आइडेंटिफाई करते रहते हैं। और पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट होगा। फिफ्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चलो कलर बदल लेता हूं। इस इसके द्वारा टाइम की बचत होती है। बिग डाटा के द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा टाइम की बचत होती है। इसके द्वारा टाइम की क्या होती है? बचत होती है। जैसे इसमें बिग डाटा टूल अभी आप पढ़े थे, जैसे देखिए हडूप अभी पीछे पढ़ाया था, या अपाचे स्पार्क
में मेमोरी एनालिटिक्स की स्पीड बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तेज होती है। अभी आप इसमें पीछे पढ़े हो कि इसमें मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज मेमोरी होती है। ये डाटा को नए सोर्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है? ये डाटा के नए सोर्स, जो भी नया सोर्स इसमें मिलेगा, डाटा के नए सोर्स को आसानी से आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिससे डाटा को बहुत जल्दी एनालाइज किया जा सकता है, जिससे डाटा को बहुत जल्दी बहुत जल्दी एनालाइज किया जाता है। जब हम सोर्स की रीडिंग जल्दी कर लेंगे तो डाटा एनालाइज जल्दी हो जाएगा। बोलो, क्लियर हो गया? अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है 6 नंबर पे। हम लिखेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम इसके जरिए न्यू प्रोडक्ट भी डेवलप कर लेते हैं। ये बेनिफिट है इसके, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चलिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम कैसे कर पाते हैं ये भी हम सीखेंगे और इसको नोट भी करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कस्टमर किस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। देखिए, कस्टमर किस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, किस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तथा उसकी क्या जरूरतें हैं, तथा उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या जरूरतें हैं, इनका पता बिग डाटा एनालिटिक्स द्वारा लग जाता है। इसका पता बिग डाटा एनालिटिक्स के द्वारा लग जाता है, लग जाता है। जिसके आधार पर जिसके आधार पर कस्टमर की जरूरत के हिसाब से कस्टमर के जरूरत के आधार पर जरूरत के आधार पर न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात ना? यहाँ पे थोड़ा सा देखो। अब आपको पता है कस्टमर किस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसकी क्या जरूरतें हैं, इसका पता बिग डेटा एनालिटिक्स से पता चलता रहता है, क्योंकि कस्टमर वहां पे आएगा, सर्च करेगा, उसके बारे में मेंशन करेगा, कमेंट पास करेगा, या वो फीडबैक देगा, या वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। तो उसके आधार पर हमें पता चल जाता है कि भाई वो क्या चाहता है। तो जब वो जो चाहता है कंपनी उसी को बना देती है। लो, न्यू प्रोडक्ट डेवलप हो गया। तो बिग डाटा एनालिटिक्स इस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है या मदद करता है। आई होप ये पॉइंट आपके समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर का पॉइंट है। 7 पॉइंट नंबर देखो, हम देखेंगे क्या होगा। इसके द्वारा हम मार्केट के कंडीशन को समझ सकते हैं, बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में। इसके द्वारा किसकी बात हो रही भाई? बार बार यहां बात हो रही बिग डाटा एनालिटिक्स की। एनालिटिक्स क्या होता है? बिग डाटा एनालिटिक्स आपने कहा कि सर
ये डाटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और उसको है ना कलेक्ट करता है। फिर आपने कहा कि कलेक्ट करेगा, फिर ऑर्गेनाइज करेगा और देन एनालिसिस करेगा। तो जब आप किसी डाटा को कलेक्ट करोगे और फिर उसे आप ऑर्गेनाइज करोगे और फिर उसको आप एनालाइज करोगे, तो ये जो प्रक्रिया है यही प्रक्रिया बिग डाटा एनालिटिक्स का होता है। इसके माध्यम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े इंफॉर्मेशन को या उपयोगी इंफॉर्मेशन को या हिडन पैटर्न को है ना प्राप्त करता है या उसके बारे में जानकारी गेन करता है। तो ये चीजें आप समझ ही रहे होगे। तो आपने लिखा इसके द्वारा, दैट्स मीन बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स के द्वारा, के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन मार्केट की कंडीशन को समझ सकते हैं, मार्केट की कंडीशन को, कंडीशन को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे, 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 जैसे कंपनी यह पता कर ले, कंपनी यह पता कर ले मार्केट में कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट बाई कर रहा है, मार्केट में कस्टमर, मार्केट में कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट बाई कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बाई कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बाई कर रहा है, तो वह, तो वह अपने कंपटीटर, तो वह अपने कंपटीटर्स से आगे रहेगा, से आगे रहेगा। भाई हमें पता चल जाएगा तो उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन कर लेंगे। बोलो क्लियर हो गया। नए लाइन से हम लिखेंगे, आठवां पॉइंट हमारा होगा। चलो 8 नंबर का पॉइंट देखो हमने लिखा है, इसके द्वारा कंपनी, इसके द्वारा कंपनी, इसके द्वारा कंपनी अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन को कंट्रोल करती है, कंपनी अपने ऑनलाइन रेपुटेशन को कंट्रोल करती है। भाई उसका ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छा हो। अब इस कैसे पता चलेगा उसको, फीडबैक। ये कैसे कंपनी पता करेगी, तो हम बोलेंगे फीडबैक के आधार पर। हम कस्टमर का फीडबैक लेते रहेंगे और जब हमें फीडबैक मिलता रहेगा तो उसी के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, ऑनलाइन रेपुटेशन को बेटर करते रहेंगे। तो ये 8 नंबर का पॉइंट था कि देखो फीडबैक हमें रेगुलेट करना होगा। फीडबैक के आधार पर, जो फीडबैक क्या होता है, आपने कहा प्रतिपुष्टि। हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको उसके रिगार्डिंग कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, तो फीडबैक के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, फ्रॉड का पता चलेगा। अगर हम 9 नंबर पे बात करें तो हम लिखेंगे फ्रॉड का पता चलता है, फ्रॉड, धोखाधड़ी। देखिए फ्रॉड का पता चलता है, पता चलता है, फ्रॉड का पता चलता है। फ्रॉड समझ रहे हैं, धोखाधड़ी अगर कोई कर रहा है तो वो पता चल जाएगा, क्योंकि बार बार वो चीजें रिपीट होंगी तो वहां डाटा एनालिटिक्स कर लेगा। कि जैसे पासवर्ड वगैरह आपने देखा होगा, अभी हम बार बार पासवर्ड पासवर्ड रॉन्ग एंटर करते हैं तो वो हमें ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा, बार बार आप पासवर्ड रॉन्ग एंटर करेंगे तो आपको ब्लॉक कर देता है। और ये क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है,
क्योंकि जिसका होगा उसे तो पासवर्ड पता होगा, पर वो बार बार हो सकता है मे भी कोई दूसरा व्यक्ति पासवर्ड बार बार लिख रहा है, तो वो डाटा कलेक्ट हो रहा है, फिर वो डाटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, फिर वो डाटा आपका एनालिसिस हो रहा है, तो वो पता चल जाएगा बिग डाटा एनालिसिस प्रोसेस को कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और वो ब्लॉक कर देगा, तो फ्रॉड का पता चल जाएगा। चलिए अब लास्ट हेडिंग लिखेंगे इस पॉइंट का। ये इतना है बेनिफिट्स, इतना आप 9 बेनिफिट्स याद करके लिखो। अब एक हेडिंग हम लोग लिखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका बिग डाटा एनालिसिस का लास्ट पॉइंट होगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं देखो, बिग डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स के टाइप या का टाइप, के टाइप। तो हम लिखेंगे बिग डाटा एनालिटिक्स को 4 भागों में बांटा गया है। हम लिखेंगे इसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो सब मिला के बिग डाटा एनालिटिक्स के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। आइए चारों के नाम लिखते हैं। अगर हम चारों के नाम लिखना चाहेंगे, हम इसके नाम यहां मेंशन करते हैं। तो 4 टाइप होते हैं, कौन से 4 होते हैं? पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स, देखो सबसे पहला होता है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स। दूसरा होता है प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तीसरा होता है डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। और चौथा यहां होता है डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक्स। तो सब मिला के 4 होते हैं। इस पे भी सवाल बनता है कि आप उनको पहचानिए, तो आप पहचान सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स। हेडिंग लिखते हैं नंबर 1, पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स, एनालिटिक्स। हम लिखेंगे पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स। आइए इसमें मेंशन करते हैं पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, नोट करते हैं। यह वैल्यूएबल बिग डाटा एनालिटिक्स तकनीकी है, लिखना यह वैल्यूएबल, वैल्यूएबल बिग डाटा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स तकनीकी है, तकनीकी है। यह बहुत सारे चॉइस में से, नए लाइंस लिखना, यह बहुत सारे चॉइस, चॉइसेस में से सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को सजेस्ट करता है, सॉल्यूशन को सजेस्ट करता है। सजेस्ट करता है जिससे सजेस्टेड ऑप्शन का लाभ मिले, जिससे सजेस्टेड ऑप्शन का लाभ मिले, मिले और फ्यूचर रिस्क कम किया जा सके, और जो फ्यूचर में रिस्क होना चाहिए, फ्यूचर रिस्क
कम किया जा सके। भाई खत्म तो नहीं होगा, पर कम होगा। समझ गए? तो जैसे आपने कहा सर ये पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, तो पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स एक उसी का प्रकार है बिग डाटा एनालिटिक्स का। इसमें होता क्या है, एक प्रोग्रामिंग तकनीकी है। इस तकनीकी में क्या होता है, आपको बहुत सारे चॉइस में जो चॉइस होते हैं इसके विकल्प, जैसे आपने कहा हम मार्केट जाना चाहते हैं, तो हम मार्केट भाई उसमें कई ऑप्शंस हैं कि हम मार्केट सुबह जाएं, दोपहर में जाएं, शाम को जाएं, या इसके लिए जाएं, उसके लिए जाएं, या ऐसे जाएं। तो उसमें जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो सजेस्ट करेगा कि आप ऐसा करो। तो इससे क्या होगा कि जब सजेस्टेड ऑप्शन आपको अच्छा मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका आपको लाभ मिलेगा, और इससे आने वाले टाइम में जो भविष्य होगा उसमें हमारा फ्यूचर रिस्क कम होगा, दैट्स मीन हम सेफ होंगे। तो पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स के बारे में जब भी पेपर पूछेगा तो ये ऑप्शन आपको दे के रखेगा। आप इतना है ना टेंस मत होइए, इतना परेशान मत होइए। बहुत सिंपल तरीके से हमसे बातचीत होगी, यहाँ पर पूछताछ होगी। अब दूसरा जो टाइप इसका होता है वो होता है प्रिडिक्टिव। हम लिखेंगे प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, एनालिटिक्स हेडिंग लिखेंगे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। चलिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के बारे में हम डेफिनेशन लिखेंगे, कैसे पेपर पूछता है। तो इसमें हम लिखेंगे प्रिडिक्टिव, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, पेपर में पूछ सकता है। हम लिखेंगे यह सबसे ज्यादा प्रयोग में होता है, यह सबसे ज्यादा यूज होता है, यह सबसे ज्यादा यूज होता है, पहला पॉइंट हो गया। फिर हम लिखेंगे यह किसी सिचुएशन को प्रिडिक्ट करता है, यह किसी सिचुएशन को, यह किसी सिचुएशन को प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट करता है, यह किसी सिचुएशन को प्रिडिक्ट करता है। फिर उसे, फिर उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, फिर उस सिचुएशन में, फिर उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, 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 यह स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल डाटा मॉडलिंग, ये सब प्रोग्राम होते हैं, डाटा माइनिंग, ये सब आप लिखते चलना, अभी समझा देंगे। डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एमएल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। यह फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को प्रेडिक्ट करता है। नए लाइन से हम सिंपल बोल दें तो यह फ्यूचर में, यह फ्यूचर में होने वाले घटनाओं को प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दिखा दूं, आप कैसे इसे याद करोगे, कैसे आप इसे समझोगे। देखो ऐसा, देखो स्टैटिस्टिकल, डाटा मॉडलिंग, डाटा माइनिंग और मशीन लर्निंग, ये आपकी टेक्नोलॉजी होती है ना, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग प्रिडिक्ट में करते हैं, प्रिडिक्ट एनालिटिक्स में करते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज को पहले पूर्वानुमान करें, पूर्व अनुमान करें, किसी चीज का हम पूर्व अनुमान करें। तो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को हम प्रिडिक्ट कर लें, तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, तो प्रिडिक्ट हम करेंगे, हमारे पास आंकड़ा हो, हमारे पास डाटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट हो, डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट हो, मशीन लर्निंग हो, तब जाके हम उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। बोलो क्लियर हो गया? और ये सबसे ज्यादा यूज होता है ना, ये सबसे ज्यादा, जैसे हम कहते हैं संभावना,
आपने कहा सर बारिश हो रही तो हम प्रिडिक्ट कर लिए कि छाता ले लो। तो ये एक तरह का है ना, एक कॉन्सेप्ट है जो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने टेक्नोलॉजी में या अपनी प्रक्रिया में इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना, ला रहे हैं। इससे भी काफी हमें बेनिफिट मिलता है उस चीज को ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी, है ना, आपने कहा सर कंपनी में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, विभाग में। ये एक तरह का डाटा एनालिटिक्स का एक प्रक्रिया है, दैट्स मीन एक प्रकार है। चलो आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट आपने लिखा, तो एक आपका देखो पर्सपेक्टिव हो गया और दूसरा प्रिडिक्टिव हो गया, तीसरा डायग्नोस्टिक है। तीसरा आपका डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स है। हम लिखेंगे डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स आपका तीसरा टाइप है बिग डाटा एनालिटिक्स का। नाम से पता चला डायग्नोस्टिक, कहते नहीं हम बीमार हैं तो हम डायग्नोस्टिक के पास जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर का मतलब होता है जांच केंद्र। तो इसमें भी यह होता है, इसका प्रयोग डाटा साइंटिस्ट तब करते हैं, हम लिखेंगे इसका प्रयोग डाटा साइंटिस्ट तब करते हैं जब वे जानना चाहते हैं, जब वे जानना चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है, कि कोई चीज क्यों हो रही है। भाई ये चीज आपको रिपीट क्यों हो रही है, अर्थात अर्थात इस चीज के पीछे होने का रीजन क्या है, अर्थात इस चीज के पीछे होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है। और यह वह पास्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है। नए लाइन से, यह पास्ट की परफॉर्मेंस को पास्ट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है। यह निर्धारित करने के लिए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या और क्या और क्यों हुआ था ऐसा। समझो इस चीज को, जैसे आपने कहा डायग्नोस्ट, हम बीमार होते हैं तो हम पता करते हैं कि यार इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके लिए वही ये भी है डायग्नोस्ट एनालिटिक्स, कि इसका डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं, भाई डाटा साइंटिस्ट भी तो होते हैं, मतलब आंकड़ा वैज्ञानिक जिसे कहते हैं, डाटा वैज्ञानिक जिसे कहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये चीज क्यों बार बार हो रही और इस चीज के पीछे क्या रीजन है, और इसके लिए वो पास्ट में जाके, है ना, परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि ये ऐसा इसलिए था और इसीलिए ऐसा हुआ। तो लास्ट हम लोग चलेंगे, लास्ट पॉइंट इसका है डिस्क्रिप्टिव। नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव, ये यहां लिख दे रहा हूं। चौथा पॉइंट आपका है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम लोग लिखेंगे, नाम से पता चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, इसमें बहुत ज्यादा
समय लगता है तथा सबसे कम लाभ देता है। तथा सबसे कम लाभ देता है। सबसे कम लाभ देता है या हिस्टोरिकल डाटा का इंसाइट प्रदान करता है। डिस्क्रिप्टिव है तो हम लिखेंगे यह हिस्टोरिकली डाटा का हिस्टोरिकली डाटा का इंसाइट प्रदान करता है। इंसाइट प्रदान करता है। जैसे हिस्टोरिकल डाटा देखो क्या हो सकता है, जैसे कोई समरी स्टैटिस्टिक्स हो, समरी स्टैटिस्टिक्स हो, या फिर कहीं क्लस्टरिंग हो, या फिर कहीं एसोसिएशन रूल हो, मतलब हम इतना कह सकते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स डाटा हो। कॉम्प्लेक्स डाटा का मतलब है ना, हम बोल सकते हैं ओल्ड डाटा हो, बहुत ज्यादा डाटा हो, बड़ा हो, पुराना हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने देखो यहाँ पे एक और पॉइंट खत्म कर दिया जिसका नाम है बिग डाटा एनालिटिक्स। तो आज लेक्चर जो हम लोग 6 पढ़े हैं इसमें बस इतना ही पढ़ेंगे, और फिर कल हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 7। लेक्चर 7 में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, और इसके बाद अभी बहुत सारी चीजें आपके साथ बची हुई हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल रियलिटी, वीआर एंड एआर पढ़ेंगे। वीआर को हम लोग कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, और एआर को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंटल रियलिटी। इसके बाद फिर देखो और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये माइंड सेटअप कर लेना है, और हम लोगों को कि भाई देखो इतने पॉइंट्स हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इसके पीछे थोड़ा सा डाउट्स भी हमें क्लियर करके रखना है। तो ये आपके हो गया। फिर इसके बाद देखो एआई पढ़ेंगे। एआई आप जान ही रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। इसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। और फिर इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स और हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको पूरा करने में। जैसे थोड़ा सा पॉइंट है सोशल एंड मोबाइल के बारे में। देखिए सोशल एंड मोबाइल। और भी छोटे पॉइंट्स हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। देखो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। फिर 3D प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग है। और लास्ट पॉइंट है आरपीए। आरपीए है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो देखो ये 7 लेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लेंगे। फिर ये वर्चुअल और एआई मुझे लग रहा है ये 8 लेक्चर में पढ़ लेंगे, और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, ये लेक्चर 9 में पढ़ लेंगे। तो आई होप ये पॉइंट्स है ना, 2 लेक्चर और मैं आपको पढ़ा दूंगा, 3 लेक्चर, तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इतना मैटर इनफ होगा, सफिशियंट होगा, ज्यादा भटकना नहीं है। बस आप इसको लिख लो और बार बार इसे रिपीट करते रहो, रीड करते रहो, रिवाइज करते रहो। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।